नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अब चौतरफा राजनीति और चुनाव का धमाल है, इसलिए सेंट्रल हॉल में अब से मैं प्रतिनिधि नेताओं को भी आमंत्रित कर रहा हूं। फिलहाल हर शुक्रवार विशिष्ट राजनेता से आप मेरी बातचीत देख सकेंगे। आज शुरुआत कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से करते हैं। दिग्विजय सिंह अपने आप में एक पहेली है। वे अनुभवी है, पक्के नेता है, लंबे समय मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों में उन्होंने जो राजनीति की है उसका और छोर समझ से परे है। वे इतना बोले, इस तरह बोले कि समझ में नहीं आता है कि उससे उनका क्या बना तो कांग्रेस को क्या लाभ हुआ। सो क्यों न आज इसी सवाल पर उनसे बातचीत शुरू की जाए। दिग्विजय सिंह जी, आपकी पिछले 4-5 वर्षों की राजनीति को लेकर एक सहज सवाल उठता है कि आखिर आपकी राजनीति है क्या? आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? मेरी राजनीति साफ है जी। मैंने हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है जी। चाहे सांप्रदायिक शक्तियां हिंदुओं की हों चाहे मुसलमानों की हों, दोनों के मैं खिलाफ रहा हूं और मैंने दोनों खिलाफ कार्रवाई की है जी। दूसरा, मेरी राजनीति का दूसरा पहलू है सत्ता का विकेंद्रीकरण जी। लोगों को को अधिकार देना जी। जो महात्मा गांधी चाहते थे कि डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, अधिकार संपन्न बनाना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए। तीसरा, गांव और गरीब, मजदूर और किसान, अनुसूचित जाति जनजाति, इनको अधिकार संपन्न बनाना। नहीं, ये राजनीति पहले भी, ये कांग्रेस की मूल राजनीति है। नेहरू जी के समय भी, इंदिरा जी के समय भी, नरसिम्हा राव के समय या राजीव जी के समय, सब समय थी ये। लेकिन क्या ये नहीं लगता है कि आप जो कर रहे हैं या आपने जो अप्रोच अपनाई उससे आप कांग्रेस को समाजवादी पार्टी या आरजेडी की तरह आप उसको बदल दे रहे हैं? आपकी राजनीति का अंदाज मुलायम सिंह या लालू प्रसाद यादव की तरह हो तो ये ठीक नहीं होगा। व्यास जी, फिर मैं आपसे वही बात कहता हूं, आप जैसा राजनीतिक समीक्षक मुझसे फिर वही प्रश्न कर रहा है। जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो मैं कह रहा हूं वही मैंने किया है। नहीं, लेकिन उसके बावजूद एक फर्क बुनियादी तौर पर ये कांग्रेस में भी माना जा रहा है, ये मतलब कई लोग मानते हैं कि जो कांग्रेस में जो राजनीति थी, जो ढांचा था, जो पैटर्न था, उससे ज्यादा मुखरता के साथ में आपने कांग्रेस को एक तरह से समाजवादी पार्टी के करीब पहुंचा दिया। ये आप महसूस नहीं करते? वाकई में बहुत आश्चर्यचकित हूं आपकी इस बात से। अगर कांग्रेस की नीति रीति को अगर मैंने अपनी बात से या अपने वक्तव्य से उसको और ज्यादा मजबूत किया है और ज्यादा बढ़ के बोला है, उसमें तो ये आप कांग्रेस की नीति नहीं मान रहे, समाजवादी पार्टी की नीति मान रहे हैं। उसमें एकांगीपना, जैसे कि नहीं, एकांगीपना की एक मिनट, समाजवादी पार्टी और आरजेडी और ये जाति के साथ जोड़ने वाली पार्टी है, और मुस्लिम, मतलब वो माइनॉरिटी वोट का भी उनका पूरा आग्रह उस तरह रहा है। देखिए, मैं अपनी तुलना इनसे नहीं करूंगा क्योंकि उनका एक बड़ा सीमित दायरा रहता है। आरजेडी बिहार, समाजवादी पार्टी यूपी, तो इसलिए उनसे मैं अपनी बात की तुलना इसलिए नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा समाजवादी, सांप्रदायिक और सेक्युलरिज्म, सोशलिस्ट सेक्युलर स्टेट के बारे में बात की है, लेकिन उसके साथ में हम लोगों ने आगे बढ़ाया नहीं, पर उसके साथ में कांग्रेस में कमलापति त्रिपाठी, पंडित मदन मोहन मालवीय या वो हिंदू बहुल, मतलब बहुमत की भी बात करता रहा है। भले राजीव गांधी के समय अगर मंदिर का शिलान्यास हुआ तो वो भी एक, क्योंकि कांग्रेस सर्वजनीय या सबकी बात। एक बात सुन लीजिए, कांग्रेस कोई जाति और धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स नहीं करती। नहीं, लेकिन एक संतुलन के नाते, एक उसके नाते ये नहीं लगता कि कुछ एक बात सुन लीजिए, अच्छा हिंदू वो है जो सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चले। पंडित कमलापति त्रिपाठी का आप भूल रहे हैं, उन्होंने कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद पर हथौड़ा चलेगा तो पहरा मेरे सर पर चढ़ेगा। यही कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में कभी सांप्रदायिकता का नजरिया नहीं रहा है। अच्छा कांग्रेसी होना ये मतलब नहीं कि मैं अधर्मी हूं। अधर्मी वो होता है जो कम्युनिस्ट पार्टी का होता है। मैं स्वयं बहुत धार्मिक हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा जाए बिल्कुल धर्मनिष्ठ हिंदू की तरह, बिल्कुल पूजा पाठ, आप सब तरह की वो सारी बातें हैं। लेकिन एक मतलब जैसे आप
ये आतंकवाद वाले मामले पे या मुस्लिम इशू के ऊपर, बटला वाले मामले पे या इन तमाम बातों पे आपने जिस तरह, कभी आपने क्यों नहीं ये कि हिंदू आतंकवादी या जो कि कथित आतंकी है उनके पक्ष में भी या उन पर भी सोचे कि जी व्यास जी पहली बात तो ये है जी, मैंने कोई हिंदू आतंकवाद या मुस्लिम आतंकवाद का नाम नहीं लिया है। मैंने ये कहा है कि इस देश में ये दुर्भाग्य है कि केवल एक समूह को ही टारगेट किया जा रहा है और मेरे पास ये प्रमाण 2001-2002 से थे कि संघ से जुड़े हुए कुछ कार्य जो वर्कर्स हैं उन लोगों ने बम विस्फोट किए, उसने आतंकवाद गतिविधियों में शामिल हुए। मेरे पास रिकॉर्ड था। मऊ के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मंदिर में बॉम्ब फेंका गया। मेरी मध्य प्रदेश की पुलिस ने 6 लोगों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें से 4 पकड़े गए और चारों ने अपना बयान दिया कि हमको संघ के लोगों ने एक फला फार्म हाउस पर बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दी थी और हमने वहां से रिकवर किया बॉम्ब बनाने की सामग्री और हमने ही बॉम्ब फेंका था। उसमें 2 लोग और थे, सुनील जोशी और रामजी कलंगसरा, वो दोनों फरार हो गए। सुनील जोशी आरएसएस के प्रचारक थे देवास के, तो उनको वो भी उसमें शामिल थे। वो गुजरात में जाकर उन्होंने शरण ली और उसके बाद जितने भी बॉम्ब विस्फोट हुए हैं जिसमें संघ के लोग शामिल हुए हैं, उसमें सुनील जोशी, रामजी कलंगसरा हर विस्फोट में शामिल हुए। और ये मैंने जो कहा था, जो मैंने कहा था वो सही पाया गया। ये आपने और मेरे ऊपर अदालत में मानहानि का दावा हुआ आरएसएस संघ की तरफ से। मैंने जब प्रमाण प्रस्तुत करने का कहा कि मैं प्रमाण प्रस्तुत करूंगा तो केस विड्रॉ हो गया। नहीं, ये बिल्कुल आपने ये जो अपनी जो आपकी सूचना थी, आपने अपना स्टैंड लेकर उसको किया, लेकिन क्या ये नहीं लगता कि उसमें भी पिछले 5-6 साल से जिस तरह के मुकदमे चल रहे हैं या जिस तरह की, तो एक अतिरेक आपने एक तरफ एक पक्ष में बिल्कुल अतिरेक और हिंदू कथित आतंकी, भले कोई भी हो किसी भी तरह को, उनके बारे क्या मैंने किसी मुस्लिम आतंकवादी का पक्ष लिया? नहीं, जैसे आप एक इश्यू जैसे बाटला वाले मामले पे या इस वाले मामले पे तमाम आप लगातार एक इश्यू पे रहे हैं आप। मैं कभी बदला नहीं हूं जी। बटला हाउस का एनकाउंटर में आज भी कहता हूं, आपका यही जो ज्यादा आग्रह या जो अतिरेक है उसके कारण एक इमेज को लेकर वो दिक्कत नहीं हुई। एक बात, इमेज बहुत अच्छी होती है कि जो अपनी बात पर कायम रहे, या वो इमेज होती है अच्छी होती है जो कह के पलट जाए। मैंने अपनी हर बात पे कायम रहा हूं और बिना प्रमाण के मैं बोला नहीं हूं। नहीं, लेकिन इस सब से मेरा यही कहना है कि आप जिस तरह की बात पे अटल रहे या बाकी भी दूसरे पिछले 4-5 सालों में भले रामदेव वाले मामले पे हो या तमाम हो, जिन पे भी रहे आप रहते हुए सही पाया गया, पर वो आपकी जो पुराना जो आपका जो राजनीतिक कैरियर रहा, जो जिस तरह की विनम्रता और जिस तरह का आपने मध्य प्रदेश में राज किया, अब दिल्ली में पिछले 4-5 सालों में जो आपने आक्रामकता के साथ राजनीति की है वो आपके स्वभाव से विपरीत नहीं था। शायद आपने दिग्विजय सिंह का पॉलिटिकल करियर देखा नहीं, फिर भी देखिए आप मेरे अभी पिछले 5 साल में कायाकल्प हुआ। मेरे ददियाल के होने के बावजूद भी आपने कांग्रेस के बारे में आइडियोलॉजिकल कंटेंट और मेरा अग्रेशन संघ बीजेपी के खिलाफ आज से नहीं है, शुरू से है, और उन्हीं खिलाफ नहीं है, सिमी के खिलाफ भी है। मैं अकेला चीफ मिनिस्टर था इस देश में जिसने सिमी और बजरंग दल पर रोक लगाने की मांग की थी। जितना मैं संघ के या वो राजनीतिक उन्माद फैलाने वाले हिंदू संगठन है, उसी तरह से राजनीतिक उन्माद फैलाने वाले मुस्लिम संगठन है, मैं दोनों के खिलाफ हूं। जी दिग्विजय जी, एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद बातचीत को जारी रखें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से बातचीत कर रहा हूं। उनसे अब कांग्रेस की दशा दिशा पर बात करते हैं। दिग्विजय जी, पिछले 4-5 सालों में जो राजनीति आपने की है उसमें एक तरह से अर्जुन सिंह की विरासत, उनकी जो राजनीतिक थी, या वीपी सिंह का एक अंदाज कुछ बनने का, कुछ उसी विरासत को, उसी को आप आगे ले जाते हुए आपने एक अलग अंदाज में अपने आप प्रोफाइल बनाया राष्ट्रीय स्तर पर ये तमाम। लेकिन उस प्रोफाइल का अंत नतीजा यदि आज आपके मौजूदा परिप्रेक्ष्य में और खासतौर पे कांग्रेस में सोचिए, क्योंकि कांग्रेस में मेरा ये मानना रहा है कि कांग्रेस में जो मौनी होते हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, भले नरसिम्हा राव रहे हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, वो प्रधानमंत्री या ऊंचे पद पे रहते हैं, बढ़ते हैं। जो ज़्यादा बोलने या ज़्यादा जो मुखर होते हैं उनका बनता नहीं भविष्य। इस पर आप क्या कहेंगे? व्यास जी, मेरी महत्वाकांक्षाएं जो थी
वो अपनी जगह है जी, वो पूरी हो चुकी हैं जी। आज जिस प्रकार का खतरा इस देश पर है जी, जहां सांप्रदायिक शक्तियां सिर उठा रही हैं जी, सांप्रदायिक शक्तियां आतंकवाद का रास्ता अपना रही हैं जी, वहां चुप रहकर नहीं देखा जा सकता जी, वहां हमको दृढ़ता से उनका सामना करना पड़ेगा जी। क्या आप उम्मीद कर सकते थे पुराने समय में कि कोई मिलिट्री इंटेलिजेंस का कर्नल आतंकवादी गतिविधियों में बॉम्ब बनाने की सामग्री आरडीएक्स से लेकर कश्मीरी मिलिटेंट से लेकर संघ के कार्यकर्ताओं को देगा बॉम्ब बनाने के लिए जी? पर ये पूरी पार्टी की चिंता होनी चाहिए, पार्टी को इस पे स्टैंड लेना चाहिए। आपने निजी तौर पर एक जिस तरह आग्रह के साथ आपने ये राजनीति की, उससे आपको लगता नहीं कि राजनीतिक नुकसान आपको ज्यादा हो रहा है उससे? क्या पार्टी ने क्या कर्नल पुरोहित का समर्थन किया है? नहीं, पार्टी ने नहीं, लेकिन पार्टी की बजाय सिर्फ एक प्रतिनिधि के नाते आप ही ज्यादा मुखरता के साथ बोले हैं या स्टैंड ले रहे हैं, इससे आपका निजी तौर पर नुकसान नहीं हो रहा राजनीतिक? इसमें आपको क्या एतराज है? जी नहीं, इसमें इसलिए एतराज है क्योंकि आपका जो प्रोफाइल रहा है, जो उम्मीदें लोगों को रही, या जो एक संभावना थी कि जिस संभावना पे आप थे, वो संभावनाएं पूरी होती है और लोग नहीं देख रहे हैं, तो उसमें मैं क्षमा प्रार्थी हूं अगर उनकी संभावनाओं के अनुकूल नहीं चला। लेकिन मैं राजनीति करता हूं अपने विचारधारा पर, अपने कन्विक्शन पर, मैं दूसरों के कन्विक्शन से पॉलिटिक्स नहीं करता। नहीं, लेकिन इसमें ये नहीं लगता, ये मेरा एक अपना निजी आंकलन है कि ये नहीं लगता है कि जो एक होड़ पिछले 4-5 सालों में जो होड़ बनी है एक तरह की, राहुल गांधी की राजनीतिक दिशा तय करने या जो एक वैचारिक आधार बनवाने का, या उनकी एक राजनीति वो करने की जो एक होड़ थी, उसमें आपने एक अलग दिशा में उनको ले जाने की कोशिश की? देखिए, पहली बात तो ये बड़ी गलतफहमी फैलाई गई है कि राहुल गांधी जी मुझसे राय देते हैं, मशवरा लेते हैं, मैं उनका मेंटोर हूं, गाइड हूं। ये बिल्कुल गलत बात है। राहुल गांधी जी सुशिक्षित व्यक्ति हैं, उनकी अपनी राजनीतिक सोच है, विचारधारा है, उसके अनुकूल वो काम करते हैं। नहीं, लेकिन कांग्रेस की जो बुनियादी जो विचारधारा या जो मूल है, उसमें ये नहीं लगता है कि जैसे मतलब नक्सल वाले मामले में, आर्थिक सुधार वाले मामलों में जयराम रमेश या आपका जो आग्रह रहा, उससे बिल्कुल एक अलग राजनीतिक लाइन बन रही है? बिल्कुल नहीं। मैं वही बात, मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है व्यास जी, आज क्या हो गया है? आप जैसा राजनीतिक समीक्षक आज वो सब कह रहा है जो वास्तविकता नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, नक्सलवाद के हम लोग खिलाफ हैं जी, अल्ट्रा लेफ्ट के हम खिलाफ हैं जी, लेकिन अल्ट्रा लेफ्ट का खिलाफत इसमें मैंने किस बात का विरोध किया? मैंने इस बात का विरोध किया कि बस्तर जैसे क्षेत्र में क्या आप एयरफोर्स से स्ट्राइक कराएंगे जी, क्या आप आर्मी को भेजेंगे जी? इससे वहां पर पता नहीं लग सकता कुछ जंगलों में कि आदिवासी कौन है, नक्सलवादी कौन है जी। इसलिए मैंने उसका विरोध किया था। नक्सलवाद के का समर्थक मैं नहीं हूं। इसी प्रकार इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के मैं पक्ष में हूं, मैंने हमेशा समर्थन दिया है। एफडीआई रिटेल का मैंने समर्थन किया, जितने भी इकोनॉमिक प्रोग्राम्स थे मैंने उनका समर्थन किया। कौन सा मैंने इकोनॉमिक प्रोग्राम है जिसका विरोध किया है? नहीं, लेकिन जैसे जो बीच में इस प्रोसेस में हुआ कि भाई ओडिशा के अंदर वेदांता वाले प्लांट या नियामगिरी वाला जो मामला हुआ, उससे कुल मिला के तमाम विकास, एक्सपेंशन, जो तमाम तरह की जो बातें हैं, तमाम एक जो बना है। अगर ये प्रश्न आप जयराम रमेश से पूछते तो उचित था। जी। नहीं, लेकिन उससे माहौल और एक पूरी विचारधारा के नाते तो मैंने हमेशा से एक ही बात कही है कि एक एनवायरनमेंट पोल्यूशन पर रोक का सुधार होना चाहिए, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन वहीं विकास के संभावनाओं को भी उसमें जोड़ना चाहिए। तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ ही विकास हो सकता है। ये कांग्रेस की मेरी आइडियोलॉजी आज की नहीं है, ये स्वयं इंदिरा गांधी जी के समय से हमारी चली आ रही है। बिल्कुल, और उसी के अनुकूल हम लोगों ने हमेशा काम किया है। नहीं, लेकिन इसी में मेरा सवाल ये इसलिए है क्योंकि इन्हीं बातों पे, विकास का मुद्दा हो या जो बाकी तमाम, उसी के इन्हीं मुद्दों के ऊपर नरेंद्र मोदी का एक प्रोफाइल या उनका एक जो फिनोमिना बना है, और आपके यहाँ जो राहुल गांधी और उनके जो ये एक संकट, आप नहीं मानते कि ऐसा सचमुच में ये हुआ है? अच्छा, जरा नरेंद्र मोदी का प्रोफाइल बता दीजिए। नहीं, जो भी है आज, जो भी जैसा भी देश में, व्यास जी से पूछना चाहता हूं कि आपने उनका आपने परिभाषित कर दिया राहुल जी का प्रोफाइल, जरा नरेंद्र मोदी का प्रोफाइल बता दीजिए। नहीं, देखिए, जो कांग्रेस की या पिछले 5 साल की आपने जिस दिशा में कांग्रेस को लेकर गए, उसी के कॉन्ट्रास्ट में ये नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी का प्रोफाइल बना या उनके प्रति आकर्षण बढ़ा? एक बात मैं आपको बता दूं जी, गुजरात हमेशा डेवलप्ड स्टेट रहा है जी। 90 के दशक में भी उसकी डबल डिजिट ग्रोथ थी जी। नरेंद्र मोदी जब से मुख्यमंत्री बने जी,
अगर 2002 से 2013 देखें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आज वो नंबर 1 नहीं है जी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट उनके यहां नहीं है जी। सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में सबसे पीछे हैं। एजुकेशन लिटरेसी में नंबर 1 पे नहीं है। सुन लीजिए जी जी। और ये भी जी, आज देश में सबसे ज्यादा कर्जा प्रति व्यक्ति कहीं है तो गुजरात में है, और वो आदमी जनता को कह रहा है कि मैं गुजरात का कर्जा उतार दिया, अब देश का कर्जा उतारूंगा। ये सब बात आपका कहना ठीक हो सकता है, लेकिन लोग क्या उनके वहां भरोसा नहीं कर रहे हैं? मैं एक बात कहता हूं जी, इस व्यक्ति को सफलता अगर मिली है तो वो सफलता मिली है प्रचार तंत्र के माध्यम से। उसने इस देश में माहौल बनाने की कोशिश की है कि वो एक सुपर ह्यूमन बीइंग है जी। जबकि फैक्ट कुछ दूसरे बताते हैं। आप क्या नरेंद्र मोदी के सामने अपने आप को की पोजीशनिंग या उनसे मुकाबले करने की स्थिति में आप अपने आप को पाते हैं? मैं तो व्यास जी हमेशा कहता हूं, ये आप लोग क्या कहते हो नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी, अरे हमसे निपटे ना पहले नरेंद्र मोदी। नहीं तो वो तो तब जब कांग्रेस आपको प्रोजेक्ट करे, कांग्रेस की पोजीशनिंग इसमें प्रोजेक्ट की जरूरत ही नहीं है जी। अगर आपको कांग्रेस प्रधानमंत्री दावेदार बनाए तो वो फिर आपको जवाब देंगे, आपसे मुकाबला होगा। पहली बात तो दावेदार ना मुझे बनना ना मेरे कोई अपेक्षा है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, 10 साल से मैं महामंत्री हूं पार्टी का। नरेंद्र मोदी जी 12 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे और 6-7 साल तक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रहे भाजपा के। तो मुझसे करे ना वो वाद विवाद करना है। नहीं, आप अगर बकायदा पार्टी अगर आपको उस मुकाबले में करे तब तो स्थिति बनेगी ना। अरे मुकाबला करना शीला दीक्षित से क्यों नहीं करते? 3 बार वो भी चुनाव जीती है। नहीं, तरुण गोगोई से क्यों नहीं करते? अंदाज आप ही का, वीरभद्र सिंह जी से क्यों नहीं करते? अंदाज आप ही का, विचारधारा आप ही की, आपके ज्यादा माकूम पड़ता है कि आप उनसे मुकाबला कर सकते हैं, ये हर कोई मानता है। मैं तो उनसे हर किसी भी मंच पर विवाद करने तैयार हूं जी। पर आपको क्या लगता है कांग्रेस इस आपको आगे करने की स्थिति में बनेगी? कांग्रेस पार्टी का मैं हमेशा से एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और कांग्रेस पार्टी किसी को प्रोजेक्ट करती नहीं है, क्योंकि हम लोग संसदीय प्रजातंत्री प्रणाली में विश्वास रखते हैं जी। अगर बहुमत मिलता है जी। और सरकार बनाने का अवसर आता है तो संसदीय दल बैठ के तय करेगा और संसदीय दल तय करने के बाद पार्टी लीडरशिप जो तय करेगी सब स्वीकार करेंगे। नहीं, लेकिन मैं फिर एक ये कि क्या चुनाव से पहले, मतदान से पहले नरेंद्र मोदी को जवाब देने के लिए कांग्रेस में दूसरा इतना मुखर और इतना आक्रामक कोई नेता है? कोई कमी नहीं है कांग्रेस पार्टी में जी, कोई कमी नहीं है जी। दिग्विजय जी, बातचीत को ये ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। मैं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से बातचीत कर रहा हूं। उनसे अब देश के सियासी हालातों पर चर्चा करेंगे। दिग्विजय जी, मैं फिर वापस मूल उसी सवाल को, मैं सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूं कि 2 साल पहले इस देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का कोई अर्थ नहीं था, अरविंद केजरीवाल का कोई अर्थ नहीं था। लेकिन आज अगर अर्थ जो भी है, जितना भी है, वो अर्थ है, तो क्या ये नहीं लगता है कि राहुल गांधी, कांग्रेस और आप, मतलब जो पूरी टीम ने जिस तरह की पिछले 5 सालों में राजनीति की है, उसी की बदौलत हो रहा है? 3 अलग अलग धुरी हैं जी। कांग्रेस ने अपना नीति और कार्यक्रम को लागू किया जी। हम लोगों ने जो वादे किए थे वो पूरे किए जी। अधिकार संपन्न आम आदमी को बनाया जी। राइट टू इंफॉर्मेशन जी, राइट टू एजुकेशन जी, राइट टू वर्क, राइट्स ऑफ द वुमेन जी, राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स एंड राइट्स टू फूड सिक्योरिटी जी। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ भी किया है जी। 2004 में जी 600 बिलियन डॉलर्स की हमारी जीडीपी थी जी। आज 1.8 बिलियन डॉलर्स की हमारी आज जीडीपी है। 5,000 पर हमारा शेयर चलता था, आज 20,000 पर हमारा शेयर है जी। और आप कहते हैं इकोनॉमिक हम लोगों ने रिवाइवल नहीं किया। और कब किया? जब किया जबकि वर्ल्ड वाइड रिसेशन है। नहीं, ये तमाम तथ्य, तमाम अधिकार आपने दिए, सब कुछ बात अपनी जगह कांग्रेस की जो कहना की है, लेकिन उस सब के बावजूद जो कुछ मोटी बातें, भले भ्रष्टाचार हो या जो भले आप कहते हैं कि मीडिया के प्रचार या जो भी कुछ है, लेकिन परसेप्शन जनता में भ्रष्टाचार या महंगाई जो भ्रष्टाचार की बात कर लें, ठीक है।
भ्रष्टाचार के मामले जितने उजागर हुए हैं राइट टू इंफॉर्मेशन से हुए हैं जी। भ्रष्टाचार के मामलों में जितना सख्ती से इस सरकार ने कार्रवाई की किसी ने नहीं की जी। 2G का और कोल का जो आंकड़े सीएजी ने दिए, पहली बात तो यह है कि सीएजी को इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं है जी। लेकिन मीडिया ने उसको इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी बता दिया। 2G में जी। भ्रष्टाचार जो हुआ जी। वो मंत्री द्वारा या कुछ संसद सदस्यों वाला द्वारा और कुछ लोग कंपनियों ने किया, उनके खिलाफ किसी को बख्शा नहीं गया। पहली बार इस देश में केंद्र का मंत्री को जेल जाने के साथ साथ टॉप जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जेल में गए, आईएएस अफसर जेल में गए, किसी को छोड़ा नहीं गया। नहीं, मेरा ये कहना, कार्रवाई हुई है लेकिन जो 1,72,000 करोड़ का आपने आंकड़ा बता दिया ये वास्तविक नहीं था। इसी प्रकार कोल का, कोल में आपने कह दिया कि 1,80,000 सीजी ने कहा, उसको आपने सच मान लिया जबकि उसका नियम और कानून ही नहीं था ऑक्शन करने का। नहीं, लेकिन मैं इस पर फिर एक बात उस पर कहूंगा कि मीडिया मैनेजमेंट में, मीडिया प्रबंधन, मीडिया की जानकारी में दिग्विजय जी आप जैसा, मतलब क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आपका जो अनुभव रहा, जो पेठ रही, जो पकड़ रही, और नरेंद्र मोदी मीडिया के मामले में जितना दूर, मतलब नरेंद्र मीडिया ने अगर किसी के खिलाफ सबसे ज्यादा कैंपेन चलाया तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक तरह से, बावजूद उसके आपके प्रबंध, आपकी चीजें, आप लोगों को बात सही नहीं कह पाए और उनकी बात ज्यादा सुनी जा रही, ये आप लोगों की असफलता खुद नहीं है? व्यास जी, हमेशा मैं इस बात को कहता आया हूं, कांग्रेस करती है 10, गिनाती है 2। भाजपा इस मामले में होशियार इतनी है कि करेगी 10 और गिनाएगी 100। ये फर्क है हम दोनों में। जी। नहीं तो ये आप इस तथ्य के अनुसार आपने मैं स्वीकार कर मीडिया रणनीति और मैं स्वीकार कर रहा हूं इस बात को, और स्वयं प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हमारा मीडिया का जो प्रचार होना चाहिए वो नहीं कर पाए। उस नाते आपके अनुसार अगले 6-8 महीने क्या एक तरफा ही चलेंगे, कांग्रेस दबी हुई रहेगी? क्या आप सीन बदलता हुआ महसूस करते हैं? मीडिया ने आज तक किसी को चुनाव जिताया और हराया है क्या? जी, मुझे बता दीजिए। जी। सारा मीडिया इंदिरा गांधी के 1971 इलेक्शन में हरा रहा था जी, हम लोग जीते नहीं, लेकिन उसके बाद वीपी सिंह का भी अनुभव हमारे सामने है, जनता दल के पार्टी का भी अनुभव है। जब हवा या जो सोच होती है तो फिर उसमें बन नहीं जाता। लेकिन मीडिया के सर्वेज कितनी बार सच निकले हैं जी, तो इसलिए उसमें ना मीडिया चुनाव जिता सकता न हरा सकता, एक माहौल बना सकता, हवा बना सकता, और हवा नरेंद्र मोदी के पक्ष में मीडिया ने और उनकी पीआर एजेंसीज ने बनाई है। पर उसको आपको अभी भरोसा है कि उसको काट कर आप हम तो जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में बात करेंगे, जनता से अपनी बात कहेंगे, फिर जनता जो निर्णय करेगा स्वीकार करेंगे। जी दिग्विजय जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।